हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं दिव्यांशु पांडे, आपका एजुकेटर मेंटर, और आप देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम क्लासेस। क्लास 10 का नया सेशन 2027 के लिए अब शुरू होने जा रहा है। और आप सभी जो क्लास 9 से प्रमोट होकर क्लास 10 में गए हुए हैं, अब इसकी तैयारी करिए कि हम किस तरीके से अपने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की स्ट्रैटेजी को बनाएं, जिससे कि 95% को हम अटेन कर सकें। 95% कहना जितना आसान है उतना आसान मार्क्स को अटेन करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस बार सीबीएसई और जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं लगातार चेंजेस करते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए यही बनता है कि आर यू रेडी फॉर एग्जाम और नॉट। मेरे ख्याल से आप सभी रेडी तो जरूर होंगे, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि क्लास 9 इज द फाउंडेशन फॉर द क्लास 10 एंड क्लास 10 इज द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर। तो इसीलिए आप सभी को एग्जाम के लिए पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड रहना है। अब सेकंड क्वेश्चन आएगा कि हमको कैसे रहना है, और इस बार के ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो कि आपकी स्टडी को काफी प्रभावित कर सकते हैं, वो उस पर इफेक्ट दोनों ही डाल सकते हैं। तो उसको हम आज जानेंगे। आप सभी जानते हो कि भारत की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत काफी बड़े बड़े चेंजेस लाए जा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम को अब साल में 2 बार आपका कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि फेज फर्स्ट और फेज सेकंड आपके कंडक्ट होंगे। फेज फर्स्ट फेब और मार्च में आपका कंडक्ट होगा। इस बार भी आपने देखा 17 फरवरी 2026 से स्टार्ट था और 11 मार्च को ये खत्म हो रहा है। इसी के साथ जो बच्चे फेज सेकंड में अपीयर होना चाहते हैं वो अपीयर हो सकते हैं, और फेज सेकंड मेनली उस ईयर के मई मंथ में आपका कंडक्ट होता हुआ दिखेगा। मैं तो कहूंगा कि जो फेज फर्स्ट वाले बच्चे हैं वो फेज सेकंड में भी जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई भी एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, जैसे कि अगर हम इस बार के बोर्ड एग्जाम की एनालिसिस करें तो जो मैथ का पेपर था वो काफी टफ पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लिए गए थे कि जो आउट ऑफ सिलेबस थे या फिर क्लास 11 के थे। तो कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आप कहेंगे कि सर जब क्वेश्चन सिलेबस के बाहर ही पूछ लिया जाएगा तो हम कैसे अपनी प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए आप सभी निश्चिंत रहिए, क्योंकि दिव्यांशु पांडे जो आपके सर हैं, एजुकेटर मेंटर हैं, और हमारी पूरी टीम आपके साथ लगेगी। और आप जब हमारे बैचेस में इनरोल होंगे तो आपको बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करवाया जाएगा। स्टूडेंट कैन यूज द बेटर स्कोर फॉर द फाइनल रिजल्ट। दिस चेंज इज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st सेंचुरी चल रही है, और स्वतंत्र भारत के 21st सेंचुरी की पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ईयर 2020 में जब कोविड-19 लगा था तो उस समय इंप्लीमेंट की गई थी। कोविड-19 के कारण सही तरीके से उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका था, तो उसको अब धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट आपका किया जा रहा है। और आप लगातार देखते होंगे कुछ ना कुछ नए चेंजेस आपके आ रहे हैं ना। जो आपके सीबीएसई वाले हैं वो सभी अधिकतर सोया करते हैं, तो जब एग्जाम आता है उसके 10 दिन पहले बताते हैं अरे ये चेंजेस आ गया, ये चेंजेस आ गया। इसीलिए आप सभी को अपडेट रहना है, अप टू डेट रहिए। उसके लिए बोर्ड एग्जाम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को जो है आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर से अपने स्टडी को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये ना सोचिएगा कि जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पैटर्न था या फिर क्वेश्चंस का लेवल था, वो लेवल या फिर वो पैटर्न इस बार भी रिपीट होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि द क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट फॉर क्लास 10 हैज बीन रिवाइज्ड टू फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन। अब रट्टा मार स्टडी गायब, यानी कि जो रोट लर्निंग थी बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? जब आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे, अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करेंगे, उसके बारे में इमेजिनेशन करेंगे, तभी आपकी एक बेटर स्टैंडिंग लगातार इवॉल्व होती चली जाएगी। अब जो आपका पेपर फॉर्मेट है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि रियल लाइफ एप्लीकेशन से रिलेट करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसीलिए जो आपकी बुक एनसीईआरटी आपको देती है या फिर आप किसी भी बोर्ड के हो, जो भी बुक आपको दी गई है उसको काफी अच्छे से देखिए, ठीक है।
जैसे उसमें आपके एग्जाम्पल्स होते हैं ना, एग्जाम्पल के साथ ये होता है कि ऑल्सो नो अबाउट दिस, उसको भी आप देखिए, डायग्राम को देखिए, एक्सरसाइज को देखिए और एक वेल स्ट्रक्चर से अपनी प्रिपरेशन आप सभी करते जाइए। 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे यानी कि एमसीक्यू बेस्ड आपके रहेंगे। 30% कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें शॉर्ट लॉन्ग आंसर रहेंगे जो कि आपके क्लैरिटी को और एक्सप्रेशन को देखेंगे कि आप कितना समझे हुए हो, अपनी आंसर राइटिंग किस पैटर्न पर आप करते हो और आपको कितनी बातें पता हैं, आपको क्या टर्मिनोलॉजी पता है या फिर नहीं पता है, तो वहां से आपको इवेल्युएट किया जाएगा और फिर मार्किंग दी जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 90% प्लस स्कोर करना ड्रीम है और ड्रीम ये अच्छा भी है, तभी तो आप अच्छे मार्क्स ले आकर काफी अच्छे बच्चे बनोगे। लेकिन वो इतना सरल भी नहीं है क्योंकि काफी टफ अब प्रोसीजर किया जा रहा है। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि न्यू एग्जाम पैटर्न में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हम सभी को देखने को मिलेंगे। दिस रिड्यूस एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग एंड इनकरेजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंप्रहेंशन। अब देखिए, ऐसा भी नहीं कि आपके बुक में जो क्वेश्चन लिखा रहेगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। अब उस आपके हम कह सकते हैं कि जो भी आपको चीजें दी गई हैं, चैप्टर में पैराग्राफ दिया गया है, उन्हीं से क्वेश्चंस वो बनाएगा एग्जामिनर, और एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है। तो इसलिए आप सभी तैयार रहिए और हाँ, सिर्फ और सिर्फ बुक पर भी डिपेंडेंट ना रहिए क्योंकि बुक्स क्या होती हैं, अधिकतर वो अपडेट नहीं की जाती हैं। तो इसलिए आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जुड़ा होना है जो कि आपको लगातार रियल टाइम अप्रोच के साथ आपकी लर्निंग को बेहतर करता चला जाए, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि सेक्शन वाइज आंसर राइटिंग करनी है और सीबीएसई ने 2025-2026 में इस बात को काफी बार दोहराया है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं जैसे सोशल साइंस है या फिर साइंस है, साइंस में आपके सेक्शन ए रहेंगे, बी रहेंगे, सी रहेंगे। सोशल साइंस में आपके टोटल 4 सेक्शंस है, ए बी सी डी। आप कहेंगे सर ए बी सी है क्या? साइंस में ए का मतलब होता है बायोलॉजी, बी फॉर केमिस्ट्री एंड सी फॉर सेक्शन सी में आपका फिजिक्स रहेगा। सोशल साइंस में ए में हिस्ट्री, बी में पॉलिटी, सी में ज्योग्राफी, डी में आपका इकोनॉमिक्स रहेगा। तो सेक्शन ए का आंसर सेक्शन बी में ना लिखिए, अगर वो आंसर सही भी है तो आपको फुल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसीलिए काफी ध्यान रखिए और ये जो सेशन आप देख रहे हैं इसको पूरा देखिए क्योंकि यहीं से आपकी अप्रोच बेहतर होगी। जब आपको बेसिक्स पता रहेंगी तभी तो आप बेहतर कर पाओगे, नहीं तो आप कहोगे हाँ हाँ हम कर लेंगे, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको काफी इंफॉर्मेटिव रहना पड़ेगा। अब देखिए साइंस में आप देख पा रहे हो, ठीक है, इसी तरीके से आपका सोशल साइंस में है, इनको काफी ध्यान से देखिए। जिस सेक्शन का क्वेश्चन दिया गया उसी सेक्शन में उसकी आंसर राइटिंग आप करिए। स्टूडेंट मस्ट राइट आंसर इन द करेक्ट सेक्शन ऑफ द आंसर बुकलेट, आंसर इन रॉन्ग सेक्शंस मे नॉट बी इवेल्युएटेड। सही होने के बावजूद भी वो इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। दिस इज मीन टू स्ट्रीमलाइन इवोल्यूशन एंड रिड्यूस एरर्स, कि आप गलती भी ना करो। अब चलिए बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की और अटेंडेंस की। अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि ऐसे बच्चे जिनकी 75 अटेंडेंस है वही बोर्ड एग्जाम को देने में एलिजिबल हो पाएंगे और वही बच्चे फेज सेकंड का भी एग्जाम दे पाएंगे। अगर आपने फेज फर्स्ट के एग्जाम में लगभग 3 से 4 एग्जाम्स में अपीयर हुए तभी आप फेज सेकंड को दे पाएंगे। ऐसा ना सोचिएगा कि फेज फर्स्ट में हम एक एग्जाम देंगे, फेज सेकंड में हम पूरा दे देंगे, आपको नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, उसमें भी मिनिमम आप 70-80% एग्जाम्स में अपीयर हुए हों। स्टूडेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन सीबीएसई परीक्षा संगम पोर्टल। हमारे सीबीएसई की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पर परीक्षा संगम पोर्टल है, वहां पर आप रजिस्टर होइए और आपको एक यूनिक अपार आईडी आपकी दी जाएगी जहां पर आप अपने रिकॉर्ड्स को ट्रैक कर पाएंगे। अब आप कहोगे ये अपार आईडी है क्या? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी, वन नेशन वन स्टडी स्टूडेंट आई कार्ड आईडी आप कह सकते हो। और एनईपी 2020 ने ही इसको आपका रिकमेंड किया है, जिससे कि आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा इसी में आएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा इसी में आएगा। ठीक है, क्लास 12th में भी जाओगे यही आईडी आपको काम में आएगी, तो उसका रजिस्ट्रेशन आप सभी जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनल असेसमेंट और ओवरऑल इवोल्यूशन इस बार किस तरीके से आपका किया जाना है। सो इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट्स, पीरियोडिक टेस्ट, असाइनमेंट, ये जो आपकी स्कूल्स में होते हैं, ठीक है, नाउ कैरी मोर वेटेज
एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू फाइनल मार्क्स डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। इसीलिए स्कूल में भी अच्छे से पढ़िए। स्कूल आप सभी जाते होगे, मोबाइल फ़ोन लेके जाते हो, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ना ले जाइए, ठीक है, पहली बात। दूसरा, ज़्यादा दोस्ती यारी ना करिए, नहीं तो दोस्त पता चला वो बैक बेंचर पीछे चले गए, उनका परसेंटेज 50-60% मार्क्स रह गया तो आप भी उसी में चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना, पढ़ाई से मतलब रखिए, दोस्ती में बिल्कुल भी ना आइए। दूसरा, अब तो ओएसएम आपका कर दिया गया है, यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग कर दी गई है। ईयर 2026 में ये सिर्फ क्लास 12 के लिए अवेलेबल था, लेकिन आप जल्द ही देखेंगे नेक्स्ट ईयर यानी कि 2027 में जो डिजिटल इवोल्यूशन एंड क्वालिटी कंट्रोल है वो क्लास 10th के लिए भी अप्लाई कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब चेकिंग होगी ऑनलाइन, आपकी कॉपी अब कंप्यूटर से चेक की जाएगी। जो आपका कॉपी आप लिखे रहोगे उसको पहले आपका स्कैन कर लिया जाएगा, स्कैन करके वो कंप्यूटर पे आएगा और टीचर आपको इवेल्युएट इसी पर करेंगे, यानी कि टीचर्स को काफी ध्यान से दिखेगा आपने कहाँ पर क्या लिखा है। राइटिंग आपकी सबसे बेहतर होनी चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एरर फ्री आंसर राइटिंग आप करिए। वो तभी आप कर पाएंगे जब आपने मेहनत की होगी और आपकी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग अप्रोच सबसे बेस्ट क्वालिटी की रहेगी। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे, हिंदुस्तान टाइम्स का यह था, सीबीएसई इंट्रोड्यूसेस ऑन स्क्रीन मार्किंग एवोल्यूशन सिस्टम फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। क्लास 10 के लिए भी अगले साल से इसको लागू कर दिया जाएगा। व्हाट दिस मीन्स फॉर यू, इसका मतलब क्या है? स्टडी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, अप्लाइंग देम टू रियल सिचुएशंस एंड प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू। अब आप कहोगे सर रियल सिचुएशन होती क्या है? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है जो कि आपके क्लास 10th में दिया हुआ है एकदम लास्ट में, जहां पर स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे। अब प्रोबेबिलिटी में जैसे एक क्वेश्चन आता है आपके कॉइन का, कॉइन आप जानते हो ना, सिक्का। जैसे आप 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का लोगे तो एक तरफ हेड रहेगा, एक तरफ आपका टेल रहेगा। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आप उस कॉइन को एक बार टॉस करते हो तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि हेड आपका आए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपका हो गया कि सर 2 है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और टॉस आप कितने बार कर रहे हो, तो एक बार कर रहे हो, तो इसका आंसर आपका 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से डाइस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने जब लूडो खेला ही नहीं है तो आप डाइस का क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? कार्ड्स के क्वेश्चंस आएंगे, जो ताश के पत्ते होते हैं ना, मैं कभी भी रिकमेंड किसी को नहीं करता हूं कि ताश के पत्ते आपके पास रहें, लेकिन आप उसको परचेज कर सकते हो क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप आगे बढ़िए। आपके पास कॉइन्स होने चाहिए, आपके पास डाइस होने चाहिए, आपके पास ताश के पत्ते होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे जो कि आपके एनालिटिकल रीजनिंग को इवेल्युएट करेंगे और इनहेंस करने में आप सभी की काफी हेल्प करेंगे। सिंपली मेमोराइजिंग कंटेंट मे नॉट बी इनफ ना, ऐसा नहीं कि बस आपने डिफिनीशंस याद कर ली और उसको लिख दिया, ये इनफ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस वो बनाकर पूछेगा एग्जामिनर। अब वो क्वेश्चन किस तरीके से बना दे कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतनी बात पक्की है कि आपके सिलेबस के अंडर में ही वो आएगा, जो हमारे द्वारा आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी वहीं से आएगा। तो इसलिए पूरी तरीके से आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं। अब आंसर राइटिंग कैसे करनी है? जैसे आपको पेपर मिला, कॉपी मिली, तो आपने सबसे पहले क्या लिखा? सेक्शन ए मिला, ठीक है, और ये आपका साइंस का है। एक कोई टॉपर है, सीबीएसई ने उस टॉपर के कॉपी को यहाँ पर दिया हुआ है और आपने क्या कर दिया, मैथ या साइंस के पेपर में राइट हैंड साइड आपने एक यहाँ पर लाइन जो है ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करके आपने क्या कर दिया, यहाँ पर रफ वर्क लिख दिया ना। अब यहाँ पे जो आप करो उससे कुछ मतलब नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का, जैसे मान लीजिए ये एमसीक्यू है, ठीक है, एमसीक्यू है, तो 1 का ऑप्शन सी सही है और ऑप्शन सी में जो भी दिया गया है उसको यहाँ पर आपने लिखा और टीचर ने यहाँ पर अपने तरफ से साइन कर दिया, आपको यहाँ पर 1 मार्क्स आपको दे देगा। कितना सिंपल है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन सेकंड का जो ऑप्शन डी है वो आपका सही था। ऑप्शन डी में जो दिया गया उसको आप लिखिए, ये ना कह दीजिएगा कि सर ऑप्शन ए का सी सही है। अरे भाई उसका क्या है ये भी तो लिख के बताओ कि हाथ आपका दुख रहा है, लिखिएगा पूरी तरीके से, ठीक है। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपका असर्शन रीजन है तो बताइए कि वाला असर्शन रीजन आपका सही है ना। अगर अभी तो फिलिंग द ब्लैंक्स तो आ नहीं रहा है, तो असर्शन रीजन और आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका
सेक्शन ए कंप्लीट हो जाए तो फिर आप सेक्शन बी लिखिए, उसको हाईलाइट कर दीजिए, जिससे कि एग्जामिनर को पता चले कि यहाँ से आपका सेक्शन बी शुरू है। अब जैसे सेकंड का ए इन्होंने लिखा है और उसके बारे में आपका लिख दिया है, ठीक है। अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाए तो मैक्सिमम 2 लाइन में अपना आंसर आप दे के खत्म करिए ना, डिफिनीशन दे दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए। अगर मैथ का क्वेश्चन है तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए ना, और स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग आपके बोर्ड एग्जाम में होती है और उसको काउंट किया जाता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन 4 स्टेप में आपका हो रहा है, 3 स्टेप तक आपने सही किया और 4th स्टेप में आपको जो आंसर निकालना था वहां पर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया। हो सकता है कि आप यूनिट लिखना भूल गए हो, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर ये लिखना भूल गए हो, या फिर आंसर आना था 11.2, आपने लिख दिया 11.02। गड़बड़ तो हो गया ना, लेकिन फिर भी आपको ये जो स्टेप मार्किंग आपने आंसर राइटिंग की है तो उसकी स्टेप मार्किंग आपको दे दी जाएगी। फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी 2 नंबर का है तो 1.6 1.8 आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप आगे बढ़िएगा ना। अगर आपसे थोड़ा लॉन्ग में पूछ रहा है तो 3 से 4 लाइन आप लिख लीजिए, अच्छे तरीके से उसको बताइए। जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं या फिर आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल पूछ लिया तो यहाँ पर देखिए चार्ज आपका दिया है, यहाँ पर आई करंट की वैल्यू दी गई है, टाइम आपका पूछा गया है ना। तो इस तरीके से आपने पूरे फॉर्मूले को लिख के स्टेप मार्किंग की, स्टेप आंसर राइटिंग की और आपको मार्किंग आपकी मिल गई। तो इसका आप सभी ध्यान जरूर रखिएगा और फिगर भी बनाइएगा, जहाँ जरूरी हो वहां पर फिगर बनाइए। अगर आप मैथ का पेपर दे रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप बताइए भाई, ठीक है, एंगल कितना बन रहा है, डिस्टेंस आपकी कितनी है, आपका ये हाइट क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है ना। अगर आपको फिजिक्स में पूछ रहा है, जैसे प्रिज्म आपका ये है ना, तो व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है, 7 कलर्स में वो आपकी डिवाइड हो रही है, तो उन कलर्स का नाम बताइए कि विबग्योर उसका नाम आपका रखा गया है, तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जहां पर जरूरत हो तो वहां पे आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम से रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जिसको अभी सीबीएसई ने अपडेट किया है, उसका आप ये ध्यान रखिए। मान लेते हैं आप सोशल साइंस का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, और कोई क्वेश्चन मैप से रिलेटेड पूछा गया, आपने क्या किया, उसका आंसर लिखा कि देखो ये है ये है ये है, और फिर आपने क्या कर दिया, भारत के मैप को बनाया और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में बताइए कहाँ कहाँ पर हमको मिनरल्स मिलते हैं, तो आपने कहा कि देखो छोटा नागपुर का जो आपका प्लेटू है वहां पर मिलते हैं। तो आपने मैप बनाया ना, मैप को कभी भी क्वेश्चन के बीच में ना करिएगा और ना ही लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड में करिएगा, क्वेश्चन के जस्ट नीचे अपना मैप बनाइएगा और हो सके एक अलग से पेज में बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी जब कॉपी स्कैन होगी तो उस टीचर, जैसे मान लीजिए आपने लेफ्ट राइट बना दिए तो उसको सही तरीके से नहीं दिखेगी टीचर को, इसलिए एक पूरे पेज में आप बना लीजिए उसको ना। अगर मान लीजिए हाफ पेज बच रहा है आपका, हाफ में आपने लिखा हाफ में आपने बनाया, तो काफी अच्छे तरीके से उसको लिखिएगा। और अगर बात आती है मैप को स्टिक करने की, क्योंकि वो मैप देते हैं, तो मैप को एकदम पीछे स्टिक करिएगा, ठीक है। वो आपको धागा दिया जाता है तो मैप को जो है कॉपी के एकदम पीछे करिएगा, जिससे कि वो आसानी से जब स्कैन करें तो आपके मैप को वो समझ पाए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें हैं आपकी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ये तीनों रेजिस्टेंस आप देख रहे हो कि सीरीज में है। जब भी सीरीज में होते हैं तो उसको आपका क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है ना, और रेजिस्टेंस निकाल लिया जाता है। अगर पैरेलल में होते हैं तो उनको जो है 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, 1/R, तो इस तरीके से आंसर आपका लाया जाता है। जो भी आंसर आ रहा है उसकी यूनिट जरूर लिखिए, जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट आपकी क्या होती है, जो भी आया हो आंसर ओम होती है, ओम को ये कहते हैं। तो ये इन सब बातों का ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा 2 एग्जाम्स चांसेस के बारे में। सो प्लान योर प्रिपरेशन सो दैट यू कैन एम टू परफॉर्म वेल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड व्यू द सेकेंड अटेम्प्ट एज एन इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी। पहला पूरा जोर लगा दीजिए अपने तरफ से कि इस बार मुझको बेहतर ही करना है, और सेकंड के लिए भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और मान लेते हैं कि आपके फर्स्ट फेज में आपका जो परसेंटेज है वो 85 बन रहा है, ठीक है, और सेकंड में आपका 83 बन रहा है ना, तो फर्स्ट वाले को कर लिया जाएगा। मान लेते हैं कि फर्स्ट में 85 बन रहा है और सेकंड में आपका 90 बन रहा है, तो जिसमें ज्यादा आपके मार्क्स होंगे तो उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इससे तो आपका ही अच्छा है, ठीक है। तो जैसा आप समझिए वैसा आप कर सकते हैं। इसी के साथ
structured papers, get comfortable with section wise answering especially for science and social science. साइंस में आपके 3 सेक्शन रहेंगे, सोशल साइंस में 4 सेक्शन रहेंगे, तो सेक्शन वाइज बढ़िए। अब इतना दिमाग ना लगाइएगा कि सर सेक्शन डी हम पहले कर लें, सी करें, बी कर लें, ऐसा ना करिएगा ना, आप सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ते जाइएगा। और एनसीईआरटी के इस वेबसाइट को हमेशा फॉलो करिए, अप टू डेट रहिए। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये वाली, तो एनसीईआरटी ने क्लास 9th के सिलेबस को अपडेट कर दिया है और उनके सिलेबस में काफी चेंजेस हैं। क्लास 10th के कुछ चैप्टर्स आपके क्लास 9th में जा चुके हैं और कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। इसी तरीके से क्लास 10 के सिलेबस को जल्दी दिया जाएगा, जिस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इसीलिए सीबीएसई की वेबसाइट और एनसीईआरटी की वेबसाइट को लगातार फॉलो करते जाइए। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज की। मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाओगे, और 20 मार्क्स आपके स्कूल वाले देंगे, जैसे कि आपका प्रैक्टिकल हो गया, ये सब चीजें हो गई। तो नंबर सिस्टम से आपका लगभग 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अलजेब्रा से सबसे ज्यादा 20 क्वेश्चंस के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री से आपके 6 और 5 15 यानी कि 21 मार्क्स ज्योमेट्री से सबसे ज्यादा। अब देख लो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, अलजेब्रा का और ज्योमेट्री का। इस पर बहुत ही फोकस करना है और फोकस हम आपको करवाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, मेंसुरेशन से 12 के रहेंगे, जिसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम आ जाता है ना, और ट्रिग्नोमेट्री में आपका ट्राइंगल, सर्कल, ये सब चीजें हैं। वैसे सर्कल वर्कल तो ज्योमेट्री में चली जाएगी। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी में आपके 11 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से जो थ्योरी रहेगी 80 मार्क्स के, इसमें आपके एमसीक्यू रहेंगे, असर्शन रीजन रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो 5-6 तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं साइंस के। तो देखिए इंटरनल में आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको रिटन में आएगा, 20 मार्क्स आपका स्कूल देगा, यानी कि 20 इंटरनल में रहेगा, ठीक है। 80 मार्क्स थ्योरी के और 20 मार्क्स आपके इंटरनल के। अब साइंस में किस पर फोकस करना है, केमिकल सब्सटेंसेस के, नेचर एंड बिहेवियर 25 मार्क्स के क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑफ लिविंग 25 क्वेश्चन, नेचुरल फिनोमेना 12, इफेक्ट्स ऑफ करंट 13, नेचुरल रिसोर्सेज 5। तो ये 80 मार्क्स आपका हो गया, ठीक है। और जैसे डिटेल सिलेबस आएगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि उसमें क्या इंक्लूड किया गया, क्या आपका हटाया गया है। साइंस, सोशल साइंस की तरफ चलें तो हिस्ट्री से 20, ज्योग्राफी से 20, पॉलिटिकल साइंस से 20 और इकोनॉमिक्स से 20। तो इस प्रकार से 20 into 4 आप करोगे तो 80 मार्क्स की थ्योरी आपसे पूछे जाएंगे, और इस पर सबसे ज्यादा फोकस आपको अपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर और दूसरा मैप वर्किंग पर करना है। और साथ ही साथ जो भी आप पढ़िए लिख कर उसको याद करिए, ठीक है, तभी तो आपके दिमाग में काफी लंबे समय तक बैठा रहेगा। और रिवाइज आप जरूर करिए। इंग्लिश हिंदी की बात करें so these languages papers usually include reading comprehension, writing skill, letters, reports, essay, grammar, literature, poem, prose, play। तो ये चीजें आपकी हो गई हैं। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो टॉपर का माइंडसेट होता है वो हमेशा काफी टफ रहा करता है। तो मेंटली आप टफ बनिए, डर तोड़ने से शुरू होता है। बोर्ड एग्जाम जिंदगी नहीं होती। बहुत सारे बच्चे एकदम घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमने पढ़ा नहीं। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं अभी से आप शुरू करिए ना, पढ़ाई अभी से शुरू करिए आप, और बेहतर करिए, और बिल्कुल भी प्रेशर ना लीजिए। जब जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, कहते हैं ना आर्मी में जितना पसीना आप ट्रेनिंग में बहाएंगे उतना कम खून आप सभी को जो है युद्ध में बहाना पड़ेगा। तो जितनी प्रैक्टिस आप, जितनी लर्निंग अभी के समय में कर लेंगे, अपने एग्जाम में काफी आप कंफर्टेबल पोजीशन पर रहेंगे। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, द नंबर 1 एंटीडोट टू फियर इज प्रिपरेशन। सो स्टार्ट प्रिपरेशन एंड किल द फियर। डर तुम्हारा दुश्मन है, स्ट्रेटजी तुम्हारा वेपन है। सो लीड विथ योर स्ट्रेंथ। और आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेटजी, आपका हार्डवर्क, आपका डिटर्मिनेशन, आपका एम होना चाहिए, क्योंकि क्लास 10 से ही ये डिसाइड हो जाएगा कि आप कितने तरीके से मजबूत हो अपने सपनों के उड़ान को पाने के लिए। और उड़ान बैच तो बोर्ड एग्जाम क्लासेस चला ही रहा है, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारी ईमेल आईडी, जिसका नाम दिव्यांशु पांडे 000@gmail.com है, उस पर आप ईमेल हमको कर सकते हैं और हमारे उड़ान बैच में ज्वाइन होकर अपने सपनों की एक नई उड़ान भर पाएंगे।
बोर्ड 2026 गेम प्लान, वैसे तो ये 2026 एंड 2027 का गेम प्लान है। सो डेली स्टडी आवर्स रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं सुबह 3 बजे उठ जाऊंगा। अच्छी बात है 3 बजे उठ जाइए आप, लेकिन अगर नहीं उठ पा रहे तो ऐसा ना करिएगा, नहीं तो आपको खुद पछतावा होगा, अरे यार मैंने तो जो है स्टडी प्लान ये बनाया था, मुझसे हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए जो रियलिस्टिक हो, वास्तविक हो, उसी को आप बनाइए ना। 15 आवर का ड्रामा नहीं करना है। शुरू में अगर आप 6 to 7 आवर्स भी अगर आप दे पा रहे हो तो ये आपके लिए वेल इनफ रहेगा, क्योंकि आपको स्कूल भी जाना है। बहुत सारे बच्चे कोचिंग जाते होंगे, बहुत सारे कहते हैं कि कोचिंग नहीं जाना है, मैंने तो ऑनलाइन जो है उड़ान बैच में इनरोल किया हुआ हूं मैं, सर तो मुझको पढ़ा ही रहे हैं, वो इनफ है। ठीक है, तो जो हम आपको 2 घंटे की क्लासेस लेंगे हमारे उड़ान बैच में, वो आपके लिए इनफ रहेगी। और लगातार वीक में 6 डेज आपकी चलेंगी और मॉक टेस्ट रिवीजन क्लासेस होती जाएंगी, और आपको डांट भी लगेगी अगर आपने जो है सही तरीके से नहीं पढ़ा। और सब्जेक्ट रोटेशन स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए, नहीं तो कभी कभी बोर हो जाता है ना, अरे यार मैथ ही पढ़ रहे हैं, साइंस ही पढ़ रहे हैं ना, तो ये चीजें हैं। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, सिलेबस प्लस वेटेज फोकस। हाई वेटेज चैप्टर को आप फर्स्ट करिए, जैसे एलजेब्रा, ज्योमेट्री, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहां से बनेंगे, पहले उनको कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि दिमाग से बोझ ही हट जाए कि भैया मेरा तो हो गया है। अब जो थोड़ा लो वेटेज वाले हैं उनको हम आगे करेंगे। लो एफर्ट हाई मार्क्स टॉपिक, एनसीईआरटी को गीता बना लीजिए, स्पेशली फॉर साइंस एंड एसएसटी, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से पूछेंगे ना। तो जैसे गीता सभी को कंठस्थ होती है, उसी तरीके से एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। जहां ना समझ में आए तो कमेंट करिए और मुझसे पूछिए कि सर यहाँ पर मुझको प्रॉब्लम है, एक बार मुझको फिर से बताइए आप ना, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, हेल्प करूंगा। जो चैप्टर 20 मार्क्स के हैं उसे 2 मार्क्स वाले जैसे मत पढ़ो। जी हाँ, जैसे मैंने कहा जो हाई वेटेज मार्क्स हैं उनको 2 मार्क्स जैसे ना पढ़ो, क्योंकि वहीं से केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस और आपके, मैं कह सकता हूं कि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बनते हुए दिखेंगे। हल्के में ना लीजिएगा। एग्जामिनर का लेवल अलग रहता है, वो बहुत कुछ पढ़ के बैठा हुआ है, वो ऐसे एग्जामिनर नहीं बना है कि आप सोचिए जैसे मैं हूं तो वैसे वो भी है, नहीं भैया। ठीक है, उसने घाट घाट का पानी पिया है, आपको घाट घाट का पानी पिला देगा। तो इसीलिए बहुत ही होश से। आंसर राइटिंग धमाका टिप्स की बारे में बात करें, सो प्रेजेंटेशन मैटर्स, जिसमें हेडलाइंस, डायग्राम्स और कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर शॉर्टली, इजी, मॉडरेट, टफ। टाइम मैनेजमेंट हैक्स आपको करना है और अपने प्रेजेंटेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। राइटिंग को आप इंप्रूव करते जाइए। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स विच आर डन बाय स्टूडेंट्स, सिर्फ रीडिंग, नो राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना, लेटे हुए हैं इसे देख रहे हैं, लेटे हुए मोबाइल के पीडीएफ को देख रहे हैं ना, लेटे हुए अपने दोस्त से उन्होंने क्या कह दिया, भाई ऐसा करना कि जो जो तुमने नोट्स बनाई है ना उसको मुझको दे देना। अब उसने दे दिया, आप ऐसे अपना आईपैड लिए, लैपटॉप लिए, मोबाइल लिए, लेटे लेटे पढ़ रहे हो ना। पापा मम्मी सोच रहे हैं बच्चा हमारा कितना तेज है। अरे भैया वो जो गलती कर रहा है वो खुद नहीं जानता कि वो क्या गलती कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो कंफर्टेबल रहना चाहता है, अपने आप को झूठी सांत्वना देना चाहता है, सेटिस्फेक्शन देना चाहता है कि मैंने पढ़ लिया, जबकि कुछ नहीं पढ़ा है वो। जब एग्जाम का समय आएगा ना सब यहाँ से उड़ जाएगा, क्योंकि रोड लर्निंग नहीं चलने वाली, इस बात का ध्यान रखिएगा। सैंपल पेपर्स को इग्नोर करना, ये आप गलती कर देते हो, तो ये सब गलती ना करो भाई। बोर्ड्स में फील्ड नॉलेज से नहीं प्लानिंग से होते हैं। और वॉरेन बफेट ने कहा है, एन इडियट विथ अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। तो इसीलिए आपको अपने एक अच्छे अप्रोच के साथ चलना है, प्लानिंग के साथ चलना है। स्ट्रेस, प्रेशर और पेरेंट्स का हमेशा रहेगा। पेरेंट्स तो चाहेंगे ना कि भैया आप अच्छा करो, तो आप अच्छा करो ना, रोक कौन रहा है। आपको सभी सुविधाएं, फैसिलिटीज दी जा रही हैं, मैं लगा हुआ हूँ, स्कूल लगा हुआ है, आप खुद लगे हुए हो, तो इसको क्रैक करो और 95% मार्क्स मुझको जरूर दिखाओ। सो बोर्ड एग्जाम 2027 याद रखेगा तुम्हें, अगर तुम डर के नहीं दम के साथ लिखोगे। और बोर्ड एग्जाम क्लासेस को आप सभी लगातार फॉलो करते जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर होती जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट।